प्यारे बच्चों, शुभ आशीष। आप सभी कक्षा 7 के विद्यार्थियों का मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला में स्वागत है। आज हम सामाजिक विषय के अंतर्गत नागरिक शास्त्र का अध्ययन करेंगे। इसके लिए हम आपकी पाठ्य पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन के नागरिक शास्त्र भाग के पाठ 3 कार्यपालिका कानून लागू करना पर चर्चा करेंगे। इस पाठ को आप अच्छी तरह समझ सकें, इसके लिए हमने इसे 2 भागों में बांट लिया है। इस पाठ के पहले भाग में हम कार्यपालिका के विषय में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, उनकी शक्तियाँ क्या हैं और उनके कार्यों को भी हम आज की कक्षा में जानेंगे। इस पाठ के दूसरे भाग में हम प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के विषय में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि राज्य स्तर पर कार्यपालिका किस तरह कार्य करती है। तो आइए आज हम इस पाठ के पहले भाग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की कक्षा में किन किन बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। पाठ के पहले भाग में हम सबसे पहले कार्यपालिका के विषय में जानेंगे कि कार्यपालिका क्या है और इसके क्या कार्य होते हैं। कार्यपालिका का प्रधान पद राष्ट्रपति महोदय के पास होता है, तो हम आज भारत के राष्ट्रपति के विषय में जानेंगे। इनका चुनाव किस प्रकार किया जाता है, इनका कार्यकाल क्या होता है और इस पद को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति में क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इनको भी हम आज की कक्षा में जानेंगे। राष्ट्रपति को संविधान के द्वारा महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं, उन शक्तियों के विषय में जानेंगे और उनके कार्यों को भी हम आज की कक्षा में जानेंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की कक्षा। आज हम सबसे पहले कार्यपालिका को जानेंगे। कार्यपालिका वो अंग है जो कानूनों को लागू करती है। बच्चों, हमारे संविधान के अनुसार हमारा भारत देश राज्यों का संघ है, अर्थात हमारे भारत का पूरा क्षेत्र बहुत सारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर के बना हुआ है। हमारा भारत देश एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, जिसका अर्थ है कि भारत की सरकार जनता के लिए तथा जनता के द्वारा चुनी जाती है, इसलिए इसे लोकतंत्रात्मक कहा जाता है। और भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्थात राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होते, बल्कि उनका निर्वाचन होता है, इसलिए इसे गणराज्य कहा जाता है। और इस प्रकार हमारा भारत देश एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य होता है। भारत की सरकार के, चाहे वह केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, प्रत्येक सरकार के 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का कार्य होता है कानून और नियम बनाना। कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करने का काम करती है और न्यायपालिका का कार्य होता है भारत की जनता को न्याय दिलाना। इस प्रकार ये तीनों अंग मिलकर के भारत की सरकार कार्य करती है। इसमें व्यवस्थापिका के विषय में आपने पिछले अध्याय में विस्तार से पढ़ा था। इसी क्रम में आज हम कार्यपालिका के विषय में बहुत सारी नई बातें जानेंगे। कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो नियमों और कानूनों को लागू करता है, उसे हम कार्यपालिका कहते हैं। भारत में कार्यपालिका राज्य स्तर और केंद्र स्तर दोनों स्तरों पर कार्य करती है। हमारे संविधान में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए ही अधिकार निश्चित कर दिए गए हैं। केंद्र की सरकार जो नियम बनाती है वो पूरे देश के लिए बनाती है। वो ऐसे मामलों पर नियम बनाती है जो किसी एक राज्य के लिए ना होकर के बल्कि सभी राज्यों के लिए कार्य करते हैं। केंद्र में नियम बनाने का कार्य संसद द्वारा किया जाता है और राज्य सरकार में नियम बनाने का काम विधानमंडल द्वारा किया जाता है। इन दोनों ही संस्थाओं द्वारा जो नियम और कानून बनाए जाते हैं, उनको देश में लागू कराना कार्यपालिका का कार्य होता है। जैसा हमने चर्चा करी कि कार्यपालिका केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर कार्य करती है और दोनों स्तरों की कार्यपालिका मिलकर पूरे देश में नियम और कानून लागू कराते हैं। इस प्रकार हमारे संविधान में केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर कार्यपालिका की व्यवस्था की गई है। कार्यपालिका विधायिका द्वारा पारित नीतियों और कानूनों को लागू कराने के लिए उत्तरदायी होती है। हमने ये चर्चा करी कि कार्यपालिका केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर कार्य करती है, तो आज की कक्षा में हम केंद्र की कार्यपालिका के विषय में विस्तार से जानेंगे।
केंद्र की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद इनके अंग होते हैं और इन सभी में राष्ट्रपति का पद सबसे प्रमुख होता है। तो आज हम राष्ट्रपति के विषय में विस्तार से जानेंगे। संघ की कार्यपालिका का प्रधान पद राष्ट्रपति द्वारा सुशोभित होता है। राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। वह भारत की तीनों सेनाओं, जल सेना, थल सेना और वायु सेना के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। राष्ट्रपति महोदय की सलाह से और उनके अनुमोदन से ही इन तीनों सेनाओं में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। समस्त कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति महोदय को प्राप्त होती हैं, परंतु वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के बारे में हम अपनी अगली कक्षा में जानेंगे। हमने जाना कि राष्ट्रपति का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो उनका चुनाव भी एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए हमारे देश में एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है, जो मिलकर के जिसमें उपस्थित सभी लोग मिलकर के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं, आइए इनको भी जानें। इस निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसके अतिरिक्त राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी इस निर्वाचक मंडल में होते हैं और संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं। इससे पिछले अध्याय में आपने संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में सदस्य किस प्रकार निर्वाचित होते हैं और उनके कार्यों के बारे में विस्तार से जाना था। तो ये सभी सदस्य मिलकर के निर्वाचन करते हैं राष्ट्रपति महोदय का। राज्यों की विधानसभाओं के बारे में भी आपने जाना था। संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के विषय में आप अपने बड़ों से पूछकर पता करिए कि इस समय वर्तमान में भारत में कुल कितने संघ राज्य क्षेत्र हैं और उनमें से कहां कहां पर अपनी विधानसभा है। इस प्रकार ये सभी सदस्य जो निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं, वे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं और राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ये सभी सदस्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत की जनता द्वारा चुने गए होते हैं, जो आपस में मिलजुल कर देश की उन्नति के लिए कार्य करते हैं। बच्चों, आपने पिछले अध्याय में जाना था कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक उसी प्रकार राष्ट्रपति महोदय का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है, परंतु राष्ट्रपति की मृत्यु होने अथवा त्यागपत्र देने पर यह पद रिक्त हो सकता है। राष्ट्रपति महोदय अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति को संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया भी जा सकता है। राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन, राज्यसभा या लोकसभा में रखा जा सकता है और इस प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च है और बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात की हमने चर्चा की है। तो इस महत्वपूर्ण पद को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति में योग्यताएं होना आवश्यक है। राष्ट्रपति पद पर आसीन होने के लिए व्यक्ति में क्या योग्यताएं होनी चाहिए, आइए इनको जानें। राष्ट्रपति पद पर आसीन होने के लिए आवश्यक है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो और उसकी आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। साथ ही वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की जितनी भी योग्यताएं होती हैं, वह उस व्यक्ति में होनी चाहिए। लोकसभा के सदस्य होने की आवश्यक शर्तों के बारे में आप पिछले अध्याय में जान चुके हैं। ये सभी आवश्यकताएं पूरी होने पर ही उस व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए योग्य माना जाता है और उनका निर्वाचन किया जाता है। राष्ट्रपति का पद सभी पदों में सर्वोच्च है, ये हमने अपनी चर्चा में जान लिया है और इस प्रकार राष्ट्रपति को बहुत सारी शक्तियां संविधान द्वारा प्रदान की गई हैं। सर्वोच्च पद होने के कारण भारत सरकार के समस्त शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति महोदय के नाम से ही किए जाते हैं। हमारे संविधान के द्वारा राष्ट्रपति महोदय को विशेष शक्तियां प्राप्त हैं, जिन्हें हम 4 बिंदुओं में जान सकते हैं। नियुक्ति संबंधी शक्तियां, कानून बनाने में भूमिका, क्षमादान की शक्ति और आपातकालीन शक्तियां।
इन सभी शक्तियों के बारे में हम एक एक करके विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधी शक्तियों को जानते हैं। हमने चर्चा की थी कि राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च होता है और वही प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं। उपराष्ट्रपति महोदय की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। तो आइए आज हम उनकी नियुक्ति संबंधी शक्तियों के विषय में चर्चा करें। राष्ट्रपति को संविधान द्वारा नियुक्ति संबंधी शक्तियां प्राप्त हैं, जिसके द्वारा वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री की सलाह पर ही मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी राष्ट्रपति महोदय करते हैं। इसके अतिरिक्त सभी राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाती है। राज्य के राज्यपाल का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है। जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च होता है, उसी प्रकार किसी भी राज्य में राज्यपाल का पद सर्वोच्च होता है। किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं। हमारे देश में न्यायपालिका का कार्य न्याय प्रदान करना होता है। तो इस प्रकार से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाती है, जो कि एक महत्वपूर्ण पद होते हैं। इसके अतिरिक्त भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए उत्तरदायी होते हैं और चुनाव प्रक्रिया हमारे भारत देश में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इस प्रकार मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाती है, जो कि संघ सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण पद है। बच्चों, इस प्रकार हम ये समझ सकते हैं कि भारत सरकार के बहुत सारे महत्वपूर्ण पद जितने भी हैं, उन सभी पर नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय द्वारा ही की जाती है और ये उनकी नियुक्ति संबंधी शक्तियों के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति महोदय की कानून बनाने में भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकता। कोई भी विधेयक जब संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है, तो वो राष्ट्रपति महोदय के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति महोदय उस विधेयक को स्वीकृत कर सकते हैं या फिर दोनों सदनों से पारित होने के बाद भी राष्ट्रपति महोदय उस पर एक बार हस्ताक्षर करने से मना कर सकते हैं और उसमें बदलाव और संशोधन के लिए उसे वापस भेज सकते हैं। परंतु यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा दोबारा उसी विधेयक को राष्ट्रपति के सुझावों के साथ या उनके सुझावों के बिना पारित कर दिया जाता है, तो राष्ट्रपति महोदय को उस विधेयक पर हस्ताक्षर करने होते हैं और राष्ट्रपति महोदय के विधेयक पर हस्ताक्षर करने के बाद ही कोई भी विधेयक कानून बन सकता है। इसी प्रकार किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयक को राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे सकते हैं या पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकते हैं। ये सब उनकी कानून बनाने में भूमिका को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त एक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति राष्ट्रपति महोदय को प्राप्त है, वो है क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति मृत्युदंड एवं अन्य दंड प्राप्त व्यक्तियों को क्षमा कर सकते हैं, दंड को कुछ समय के लिए स्थगित कर सकते हैं एवं परिवर्तित करने की शक्ति भी राष्ट्रपति महोदय के पास होती है। यदि किसी व्यक्ति को मृत्युदंड मिला हुआ है और वह अपनी क्षमा याचना राष्ट्रपति महोदय के पास भेजता है, तो राष्ट्रपति महोदय उसको क्षमा कर सकते हैं या फिर उसकी मृत्युदंड को कुछ समय के लिए स्थगित कर सकते हैं। वह उस मृत्युदंड को किसी और सजा में भी परिवर्तित कर सकते हैं। इसी प्रकार अन्य दंड प्राप्त व्यक्ति भी अपनी क्षमा याचना राष्ट्रपति महोदय के पास भेज सकते हैं, जिनको वो कुछ समय के लिए स्थगित कर सकते हैं या उनको परिवर्तित कर सकते हैं या फिर उनकी सजा की अवधि को कम भी कर सकते हैं। इस प्रकार यह एक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति हमारे संविधान के द्वारा राष्ट्रपति महोदय को दी गई है।
इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति महोदय को कुछ आपातकालीन शक्तियां भी प्रदान की गई हैं, जिनका प्रयोग वह निम्न परिस्थितियों में कर सकते हैं: युद्ध होने की स्थिति में, बाह्य आक्रमण की स्थिति में या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रपति महोदय राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। यदि हमारे देश का किसी दूसरे देश के साथ युद्ध हो जाता है उस स्थिति में, या फिर हमारे देश पर कोई बाहरी देश आक्रमण कर दे उस स्थिति में, और या हमारे देश के अंदर ही सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो जाए, इन तीनों ही स्थिति में राष्ट्रपति महोदय राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। एक और स्थिति ये है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र अर्थात राज्य की शासन व्यवस्था विफल हो जाए। उस अवस्था में राष्ट्रपति महोदय उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकते हैं। वित्तीय संकट के समय अर्थात धन संबंधी समस्या आने पर राष्ट्रपति महोदय देश में वित्तीय आपात घोषित कर सकते हैं। बच्चों, इस प्रकार हमने जाना कि राष्ट्रपति महोदय को हमारे देश में सर्वोच्च पद प्राप्त है और उनको बहुत सारी शक्तियां संविधान के द्वारा दी गई हैं। आइए देखें कि आज की कक्षा में हमने किन किन बिंदुओं पर चर्चा करी। आज हमने सबसे पहले कार्यपालिका के विषय में जाना। हमने जाना कि हमारी भारत सरकार में, चाहे वह केंद्र की हो या राज्य की, 3 अंग कार्य करते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का कार्य होता है कानून और नियम बनाना, कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करने का काम करती है और न्यायपालिका भारत देश में न्याय प्रदान करने का काम करती है। आज हमने इसमें से कार्यपालिका के विषय में विस्तार से जाना। हमने ये जाना कि कार्यपालिका का प्रधान पद भारत के राष्ट्रपति द्वारा सुशोभित होता है, जो सभी संवैधानिक संस्थाओं में सर्वोच्च पद है। सर्वोच्च पद होने के कारण इनका चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, जिसमें दोनों सदनों के, राज्यसभा तथा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। साथ ही राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी इस निर्वाचक मंडल में होते हैं, जो आपस में सहमति से राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु उनकी मृत्यु होने पर या स्वेच्छा से त्यागपत्र देने पर यह पद रिक्त हो सकता है। राष्ट्रपति महोदय अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। हमने ये भी जाना कि राष्ट्रपति पद के लिए कई योग्यताएं होना आवश्यक है। इसमें ये ज़रूरी है कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर आसीन हो वह भारत का नागरिक हो तथा उसकी आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। साथ ही उसमें लोकसभा का सदस्य बनने की सभी योग्यताएं होना आवश्यक है। हमने राष्ट्रपति को प्राप्त शक्तियों और उनके कार्यों के बारे में चर्चा करी। हमने जाना कि राष्ट्रपति को संविधान के द्वारा विशेष शक्तियां प्राप्त हैं, जिन्हें हमने 4 बिंदुओं के अंतर्गत जाना था। राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधी शक्तियां, राष्ट्रपति की कानून बनाने में भूमिका, क्षमादान की शक्ति और आपातकालीन शक्तियां। नियुक्ति संबंधी शक्तियों में हमने जाना कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं। साथ ही साथ राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य आयुक्तों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति महोदय करते हैं। साथ ही भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति महोदय करते हैं और ये सभी पद अत्यंत महत्वपूर्ण पद हैं। इसके बाद हमने चर्चा करी कि कानून बनाने में भी राष्ट्रपति महोदय की बहुत अहम भूमिका होती है। कोई भी विधेयक, कानून तभी बन सकता है जब राष्ट्रपति महोदय उस पर हस्ताक्षर करते हैं। जो भी विधेयक उनके पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, वे उस पर विचार करके उसको पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं या उस पर हस्ताक्षर करके उसे एक कानून का रूप दे सकते हैं। राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयक पर भी वे पुनर्विचार कर सकते हैं और उस पर हस्ताक्षर करके उसे पास कर सकते हैं। हमने उनके कार्यों के बारे में जाना और ये भी जाना कि उन्हें क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, जिसके अंतर्गत वह मृत्युदंड व अन्य दंड प्राप्त हुए व्यक्तियों को क्षमादान दे सकते हैं या उनकी सजा को कम कर सकते हैं। राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां भी प्राप्त हैं, जिनका वो विशेष परिस्थितियों में प्रयोग करके
राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय शासन या वित्तीय आपात देश में घोषित कर सकते हैं। बच्चों, आपने सभी बातों को ध्यान से सुना है, तो आइए अब इन आज सीखी गई जानकारियों के आधार पर कुछ अभ्यास कार्य करते हैं। पहला अभ्यास कार्य है सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाएं। पहला कथन है राष्ट्रपति महोदय भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। आइए देखें ये सही है कि गलत। जी हाँ बच्चों, ये कथन सही है। हमने अपनी चर्चा में जाना था कि राष्ट्रपति महोदय का पद सर्वोच्च पद होता है और वो भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, इसलिए ये कथन सही है। दूसरा कथन है संसद द्वारा बनाए गए कानून न्यायपालिका द्वारा लागू किए जाते हैं। आइए इसे देखते हैं, ये सही है या गलत। ये कथन गलत है। संसद द्वारा बनाए गए कानून हमने आज पूरी चर्चा में जान लिया है कि कार्यपालिका द्वारा लागू किए जाते हैं। कार्यपालिका हमारे देश में केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर कार्य करती है और इसका मुख्य कार्य देश में नियम और कानूनों को लागू कराने का होता है। इसलिए ये कथन पूरी तरह गलत है और ये कथन इस तरह होना चाहिए कि संसद द्वारा बनाए गए कानून कार्यपालिका द्वारा लागू किए जाते हैं। तीसरा कथन है राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। आइए देखें ये सही है या गलत। ये कथन सही है। हमने जाना था कि राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति में कुछ योग्यताएं होना आवश्यक है। उन योग्यताओं में एक योग्यता ये भी थी कि उसकी आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, तो ये कथन हमारा सही है। अंतिम कथन है कोई भी विधेयक प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकता। आइए इसे देखते हैं। ये कथन गलत है। हमने अपनी चर्चा में जान लिया था कि कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकता है, इसलिए ये कथन गलत है और यहाँ पर होना चाहिए था कि कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकता है। आइए एक और अभ्यास कार्य करते हैं। दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमारे पास 4 शब्द दिए हुए हैं, प्रधानमंत्री, क्षमा, राष्ट्रपति और 5। आइए देखें इन्हें कहाँ कहाँ पर भरा जाएगा। राष्ट्रपति का चुनाव खाली स्थान वर्ष के लिए होता है। आपको ध्यान है ना बच्चों, हमने चर्चा की थी कि राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है, तो यहाँ पर 5 शब्द को भरा जाएगा। दूसरा कथन है संघ की कार्यपालिका के प्रधान खाली स्थान होते हैं। तो हमने चर्चा की थी कि संघ की कार्यपालिका का प्रधान पद राष्ट्रपति महोदय के पास होता है। वो कार्यपालिका के प्रधान होते हैं और ये एक सर्वोच्च पद होता है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति भरा जाएगा। तीसरा कथन है राष्ट्रपति खाली स्थान की नियुक्ति करते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा, प्रधानमंत्री, क्षमा, राष्ट्रपति या 5। जी हाँ, आपको याद होगा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, इसलिए यहाँ पर हम प्रधानमंत्री शब्द को भर देंगे। आखिरी कथन है राष्ट्रपति को मृत्युदंड खाली स्थान करने की शक्ति प्राप्त है। याद है ना बच्चों, हमने चर्चा की थी कि राष्ट्रपति महोदय को संविधान के द्वारा क्षमादान की शक्तियां प्राप्त हैं, इसलिए राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्षमा शब्द भर देंगे और ये उनकी क्षमादान की शक्तियों के अंतर्गत आता है। बच्चों ये कुछ प्रश्न हैं जिन्हें आप अपनी कॉपी पर करेंगे। इन प्रश्नों को करने से पहले आप अपनी पाठ्यपुस्तक से इस पाठ को अच्छी तरह दोहरा लीजिएगा। आपने सभी बातों को ध्यान से सुना है और जब आप एक बार अपनी पाठ्यपुस्तक से इस पाठ को दोहरा लेंगे तो आप इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह हल कर पाएंगे। आइए हम इन पर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारे देश में कानून किसके द्वारा लागू किया जाता है। हमने जाना था कि हमारे देश में सरकार 3 अंगों में कार्य करती है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का कार्य होता है कानून बनाना और कार्यपालिका का क्या कार्य था बच्चों, याद है? जी हाँ, कार्यपालिका का कार्य होता है उन कानूनों को लागू करना और न्यायपालिका न्याय देने का काम करती है। तो हम अपने प्रश्न में लिख देंगे कि हमारे देश में कानून
कार्यपालिका द्वारा लागू कराए जाते हैं। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं। इसके विषय में हमने विस्तार से चर्चा की थी कि राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। साथ ही राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं और संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इस निर्वाचक मंडल में होते हैं और ये सभी सदस्य आपस में मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। इस विषय में भी हमने अपनी आज की कक्षा में विस्तार से जाना है। राष्ट्रपति पद प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। साथ ही उस व्यक्ति की आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और वह व्यक्ति किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो आवश्यक योग्यताएं हैं वो सभी उस व्यक्ति में होनी चाहिए और ऐसे व्यक्ति को ही राष्ट्रपति पद के लिए चुना जा सकता है। इस प्रकार बच्चों, आप इस पाठ को अपनी पाठ्यपुस्तक से पढ़कर इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से अपनी कॉपी पर लिखिएगा। आइए अब एक प्रोजेक्ट कार्य करते हैं। आप अपने बड़ों से पूछकर ये पता करिए कि वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं और उनके बारे में जानकारी एकत्र करिए। ये कार्य आप अपने बड़ों से और अपने शिक्षक महोदय से पूछकर कर सकते हैं और इन सभी बातों को आप एक चार्ट पेपर पर लिख लीजिएगा। इस प्रकार बच्चों, आज की कक्षा में हमने कार्यपालिका और राष्ट्रपति महोदय के विषय में विस्तार से जाना है। आशा है ये सभी बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। आप इसे एक बार अपनी पाठ्यपुस्तक से पढ़कर दोहरा लीजिएगा। इस पाठ के अगले भाग में हम प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के विषय में विस्तार से जानेंगे और जिस प्रकार आज हमने संघ की कार्यपालिका को जाना है, उसी प्रकार हम राज्य की कार्यपालिका को अगले भाग में जानेंगे। तब तक आप सभी अच्छी तरह पढ़ाई करते रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद बच्चों।